हेलो एवरीवन, आई एम अरशद हुसैन। वेलकम टू एकलव एग्रीकल्चर एकेडमी। तो जैसा कि मैनेजमेंट आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था, तो कल्चरल तक बता दिया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं। और अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं, ले सकते हैं और आप पुराने वीडियो हमारे देख सकते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैनेजमेंट में हम फिर आगे बढ़ रहे हैं उसी कड़ी में, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम आपको कल्चरल बता दिए थे, उसके बाद था बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। चूंकि हमने आप लोगों को सबसे पहले जो बताया था साइलेंट स्प्रिंग के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के। उसके बाद जो आपका पहला प्रिंसिपल था अवॉइडेंस, उसके बारे में बताया था। फिर एक्सक्लूजन के बारे में बताया था, ठीक है। एक्सक्लूजन के बाद हमने आपको बताया था इरेडिकेशन के बारे में। और इरेडिकेशन के बाद हमने आपको अब जो बता रहे हैं ये प्रोटेक्शन की बात हुई है। प्रोटेक्शन में भी आपके चार थे, कल्चरल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। तो प्रोटेक्शन में हम आपको कल्चरल बता चुके थे, एंटागोनिस्टिक क्रॉप, मिक्स क्रॉपिंग, ये सब, मल्चिंग वगैरह और भी बहुत कुछ उसमें आता है। तो आपको एक आउटलाइन केवल दी थी हमने। तो अब उसी प्रोटेक्शन की कड़ी में बनाएंगे हम आगे बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में क्या है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक सिंपल भाषा है कि जो हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, उनको हम कंट्रोल करते हैं बेनिफिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम फंजाई के केस में देखेंगे तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, सॉइल बोर्न फंजाई। जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे ज्यादा जो फंजाई यूज होती है वो फंजाई है ट्राइकोडर्मा विरिडी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल बोर्न पैथोजेनिक फंजाई को किस फंजाई से हम लोग मैनेज करते हैं। तो आप याद रखिएगा उसमें हमेशा आपकी ट्राइकोडर्मा विरिडी यूज होगी, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया यूज होगा, तो बैक्टीरिया में आपका आ जाएगा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है वो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। ये बैक्टीरियल डिजीज तो मैनेज करेगा ही करेगा, साथ में आपकी पैथोजेनिक डिजीज भी मैनेज करेगा। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि विच बैक्टीरिया यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो आपको याद रखना है उसमें स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस उसका आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सी फंजाई है, तो आपको याद रखना है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी है। उसके बाद एक और आता है पास्चुरिया पेनिट्रेंस। ये जो है वो आपका निमेटोड कंट्रोल के लिए यूज होता है। ये भी बैक्टीरिया है, पास्चुरिया पेनिट्रेंस। ये जो बैक्टीरिया लेकिन स्पेसिफिक है, ये फंजाई और बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए यूज नहीं होता है, ये आपका निमेटोड कंट्रोल के यूज होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, ठीक है। उसके बाद है आपका मेटाराइजियम एन आइसोपिली एंड बेवेरिया बेसियाना। बेवेरिया बेसियाना एंड मेटाराइजियम एन आइसोपिली, ये दो फंजाई हैं, ठीक है। लेकिन ये यूज होती हैं इंसेक्ट के लिए, याद रखिएगा आप। ये इंसेक्ट के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए दोनों फंजाई हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम एन आइसोपिली किसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज होती हैं, तो आप याद रखिएगा इंसेक्ट के लिए। या कहीं कहीं लिखा होता है पैथोजेनिक फंजाई। तो अभी आंसर क्या होगा, ये बेवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनाइसोपिली, ये दोनों अलग फंजाई हैं। एंटमोपैथोजेनिक फंजाई लिखा हो या फिर लिखा हो कि इंसेक्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किसको यूज करेंगे, या फिर नेमेटोपैथोजेनिक फंजाई बैक्टीरिया लिखा हो, या फिर पूछा जाए कि किसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज करेंगे, नेमेटोड के पास्चुरिया पेनिट्रेंस बैक्टीरिया जो नेमेटोड के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो ये आपको सब ध्यान में रखना है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये इतने बायोलॉजिकल कंट्रोल और भी हैं, अभी हम आपको इतने ही बता रहे हैं, ठीक है। ट्राइकोडर्मा इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बाद सीडोमोनास फ्लोरोसेंस है, उसके बाद पास्चुरिया पेनिट्रेंस, बेवेरिया बेसियाना और ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट से पूछा जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो हम करते हैं किसका, सीड का। तो ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए। लूज स्मट ऑफ व्हीट, इसमें हम 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 11 मिनट, इसमें हम जो व्हीट का सीड होता है, ठीक है, उसको पानी में डाल के गर्म करते हैं, 52 डिग्री तक टेम्परेचर ले आते हैं 11 मिनट के लिए, क्योंकि एक्चुअली में लूज स्मट ऑफ व्हीट अगर आप देखेंगे एक इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है, क्योंकि इसका जो फंगस होता है उसका एनाकुलम इसके एम्ब्रियो में होता है, व्हीट के एम्ब्रियो में। तो हम लोग बताते हैं साइंटिस्ट कि अगर इतने टेम्परेचर पे इसको मतलब अगर गर्म किया गया, ठीक है, तो फिर वो उसकी मतलब एम्ब्रियो में जो एनाकुलम है उसकी डेथ हो जाएगी, तो आपका जो मतलब सीड होगा वो एनाकुलम फ्री होगा, ठीक है। हॉट वाटर फिजिकल मेथड में हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, और भी हैं लेकिन अब अभी आप इतना याद रखिए। उसके बाद आपका आता है मल्चिंग। तो मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली प्लास्टिक की शीट लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की शीट को, सॉइल को प्लास्टिक की शीट से कवर कर देते हैं। तो उसमें बताते हैं कि मान लीजिए अगर आप ये सब समर में कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में, तो अगर आप प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं, मान लीजिए अगर 37 डिग्री या 35 डिग्री तक टेम्परेचर तो जनरली गर्मियों में जाता ही है, तो अगर आप प्लास्टिक की शीट से उसको कवर कर देंगे तो वो 5 डिग्री और कम से कम इन्हांस हो जाता है। तो 35 डिग्री तो वो 40 डिग्री हो जाएगा, तो 40 डिग्री पर जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। तो फिजिकल में दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं आपके, मल्चिंग और हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है केमिकल मेथड। केमिकल भी दो तरीके का होता है, एक होते हैं आपका कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक, और अगर थोड़ा इसका आप देखें, केमिकल विच इज किल दी फंजाई इज कॉल्ड फंजीसाइड। तो ये हम यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं केमिकल जो है वो आपके फंजीसाइड ही है, फंजीसाइड बता रहे हैं आपको जो कि पैथोजन को किल करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट होते हैं और सिस्टमिक होते हैं। कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो प्रोफाइलेक्टिक नेचर के होते हैं और ये थेरेपिक नेचर के होते हैं। सिस्टमिक प्रोफाइलेक्टिक नेचर मतलब कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के मतलब इन्फेक्शन होने से पहले हम डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब अगर पैथोजन आता है होस्ट की सरफेस पे तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले से कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हम स्प्रे कर चुके हैं या सॉइल एप्लीकेशन कर चुके हैं। लेकिन जो सिस्टमिक होते हैं वो आफ्टर इन्फेक्शन के बाद, मतलब जब इन्फेक्शन हो गया, कोई पैथोजन एंटर कर गया प्लांट के अंदर, तो जो सिस्टमिक फंजीसाइड है ये अंदर पेनिट्रेट करके जाके उसके जो उसका सोर्स होता है वहां पर उसको जाके किल करते हैं, ठीक है। तो सिस्टमिक में क्या है, कॉन्टैक्ट में क्या है आपका, कॉन्टैक्ट में आपके जैसे कि मान लो थीरम हो गया, जीरम है, कैप्टान है, नाबम है, पीसीएनबी है, ये सब आपके क्या है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, ठीक। सिस्टमिक में आपका जैसे मान लीजिए बेविस्टिन है और
रीडोमिल है, एप्रॉन है, और भी हैं, बहुत सारे हैं, बीम है, ट्राइसाइक्लाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, बहुत सारे सिस्टमिक फंजीसाइड हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही बनता है। एक तो ये बनता है कि मतलब कि एग्जाम्पल इसमें से सिस्टमिक फंजीसाइड का कौन सा है, तो उसमें आपको याद रखना है बेविस्टिन, रीडोमिल, बीम, एप्रॉन, और दो नाम और जो सबसे ज्यादा आते हैं जैसे प्लांटावैक्स एंड वीटावैक्स, ये दो नाम आते हैं, ये भी आपके सिस्टमिक हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, स्पेसिफिक करके कैसे पूछ लेता है कि प्लांटावैक्स जो है वो किस डिजीज के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको याद रखना है प्लांटावैक्स आपका रस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, और जो वीटावैक्स है वो आपका स्मट के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ठीक है, कि प्लांटावैक्स सिस्टमिक फंजीसाइड है, किसके लिए यूज होता है। हाँ, ये क्वेश्चन और थोड़ा एक आप देख लीजिए, ये फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड है, फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड, इसको जो डिस्कवर किया था 1966 में, हाँ 1966 में है, वान स्क्लेमिंग एंड कुल्का साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था प्लांटावैक्स, वीटावैक्स। इसके ग्रुप भी होते हैं, जैसे बेविस्टिन आपकी बेंजामेटाजोल ग्रुप में आती है, प्लांटावैक्स, वीटावैक्स कार्बोक्सिन ग्रुप में आती है, और आपका एकाइलानाइन ग्रुप में रीडोमिल, एप्रॉन आती हैं। तो ये सब केमिकल जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल की बातें हैं। फिर इनके मोड ऑफ एक्शन होते हैं कि कहाँ पर जाके कौन सी जो मतलब आपका फंजाई है वो जाके कहाँ पर, मतलब केमिकल वो जाके फंजाई के न्यूक्लियस को खत्म कर रहा है या राइबोसोम को खत्म कर रहा है, कहाँ पर जाके इनहिबिट कर रहा है, वो भी एक है। उसमें भी आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस हमारी आप लाएंगे तब बताएंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए कि सिस्टमिक जो फंजीसाइड है प्लांटावैक्स, बीटावैक्स, बेविस्टिन, रीडोमिल, एप्रॉन, ठीक है, ग्रुप वो आपको फिर बाद में बताएंगे। और जो स्पेसिफिक है प्लांटावैक्स रस्ट के लिए, वीटावैक्स स्मट के लिए, इसी तरीके से जो आपका बीम है ये आपका ब्लास्ट ऑफ राइस के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लास्ट ऑफ राइस के लिए। रीडोमिल और एप्रॉन जो सबसे अच्छा है वो आपका ऊमाइसिटीज फंगस के लिए पूछा जाता है। रीडोमिल और एप्रॉन, ऊमाइसिटीज फंगस मतलब लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए पूछा जाता है कि कौन सा बेस्ट होता है। तो आपको याद रखना रीडोमिल, एप्रॉन, या कहीं कहीं मेटालेक्सिल, इनके अलग अलग नेम भी है ना, केमिकल नेम अलग होता है और सोल्ड नेम अलग होता है, यानी ट्रेड नेम। जैसे बेविस्टिन ये सोल्ड नेम है यानी ट्रेड नेम है, इसका केमिकल नेम जो वो कार्बनडाइजिम बोलते हैं। रीडोमिल, एप्रॉन इसको हम मेटालेक्सिल बोलते हैं, तो ये ट्रेड नेम है सब। प्लांटावैक्स ऑक्सीकार्बोक्सिन बोलते हैं, वीटावैक्स और कार्बोक्सिन बोलते हैं। तो ये है पूरा, केमिकल में बहुत कुछ है, एक अलग से लेक्चर पूरा रहता है 1.5-2 घंटे का, सब यहाँ नहीं बता सकते, ठीक है। तो आपका केमिकल हो गया। केमिकल के बाद और अगर जो दूसरा हम आपको बताएं, केमिकल में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है आपका, जैसे केमिकल को जो क्लासिफाइड किया गया है वो कॉपर बेस्ड, सल्फर बेस्ड और हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजनस कंपाउंड, इस पे भी बेस्ड किया गया है। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड अलग है, सल्फर बेस्ड फंजीसाइड अलग है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड अलग है। तो कॉपर बेस्ड में आपके जितने भी मान लो जैसे बोल्डेक्स मिक्सचर है, बोल्डियोक्स मिक्सचर, ठीक है, और चौबटिया पेस्ट है, पेस्ट, बरगंडी मिक्सचर है, बहुत सारे और भी मिक्सचर हैं, तो अभी इतना याद रखिए आप। तो ये सब कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है। पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, फिर इनका एक फॉर्मुलेशन होता है कि कितना कॉपर है, कितना वो है, वो सब डिटेल की बात है। चौबटिया पेस्ट में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, बरगंडी मिक्सचर में कौन सा कंपोजिशन होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर को पीएम लाडेड ने डिस्कवर किया, चौबटिया पेस्ट को आर एस सिंह ने डिस्कवर किया, बरगंडी मिक्सचर को मैसोन ने डिस्कवर किया। फिर एक और होता है चेस्टनट कंपाउंड, उसको बावले ने डिस्कवर किया, वो भी कॉपर बेस्ड ही फंजीसाइड है। फिर उसके बाद जो जैसे कि सल्फर बेस्ड आती हैं आपके,
उसमें भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का रहता है, तो जिसके उसमें सीधे सीधे एग्जाम्पल वही आपके होते हैं, थीरम, जीरम, ये सब आपके जो है वो सल्फर बेस्ड फंजीसाइड है, सल्फर बेस्ड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में आपका जो एग्जांपल आता है कैप्टान, ठीक है, कैप्टान, इसको किटेल्सन किलर भी बोलते हैं, किटेल्सन किलर। पूछा जाता है विच फंजीसाइड आल्सो नोन एज किटेल्सन किलर, क्योंकि किटेल्सन किलर उसको इसलिए बोलते हैं कि ये थे साइंटिस्ट किटेल्सन, जिसने कैप्टान को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है, इसलिए इसको किटेल्सन किलर बोलते हैं। तो ये केमिकल में, तो केमिकल जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट सिस्टमिक पे भी डिवाइड है, एक ये इसका क्लासिफिकेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसका कंपोजिशन जो बोर्डेक्स मिक्सचर का है, बरगंडी मिक्सचर है, चेस्टनट कंपाउंड है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो सब आपको यहाँ नहीं बता सकते, उसके लिए आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया, देखिए कल्चरल बता दिया, फिजिकल बता दिया, बायोलॉजिकल बता दिया और लास्ट में केमिकल बता दिया, ठीक है। तो जो हम प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहे थे उसमें जो लास्ट प्रिंसिपल जो बचा था वो बचा था आपका होस्ट रेसिस्टेंट। होस्ट रेसिस्टेंट, होस्ट रेसिस्टेंट में जनरली कुछ नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रीडिंग का पार्ट है, इसमें हम लोग रेसिस्टेंट वैरायटी लेते हैं, सीधे सीधे रेसिस्टेंट वैरायटी खरीदते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताएं, व्हीट की वैरायटी है होप, होप, और एक ओकरा की वैरायटी है परभनी, परभनी। ये दो वैरायटी है। होप की वैरायटी जो क्या है, ये रेसिस्टेंट है किसके, रस्ट के, रेसिस्टेंट अगेंस्ट रस्ट। ये येलो वीन मोज़ेक ऑफ ओकरा, जो परभनी क्रांति है, येलो वीन मोज़ेक ऑफ ओकरा के खिलाफ अगेंस्ट, मतलब ये रेसिस्टेंट है। और ये हो वैरायटी वीट के रस्ट अगेंस्ट रस्ट, मतलब वीट रस्ट के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हो वैरायटी। तो ये होस्ट रेसिस्टेंट में हम लोग सिंपली रेसिस्टेंट वैरायटी लेते हैं, सिंपल तरीका है, चीपेस्ट तरीका की रेसिस्टेंट वैरायटी खरीदी और लगाइए, तो उससे डिजीज नहीं होगी। तो अब डिजीज क्यों नहीं होगी, तो क्या इसके मतलब क्या वजह है कि डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी में क्या नहीं होगी, तो ये हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। आपको बताएंगे कि डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी कैसे काम करती हैं, या डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी में कौन कौन से जीन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो प्रिंसिपल थे वो हो गए थे खत्म, पांचों प्रिंसिपल हमने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं, एक पहले लेक्चर में कर रहे थे, बाकी अब डिस्कस कर दिए हैं। तो एक टर्म और आता है जो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट या डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। इसको हम लोग IPM या कहीं कहीं आईडीएम भी लिखा रहता है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ज़्यादा हम जो आपको सब बता चुके हैं, जैसे कि हमने आपको फिजिकल बताया, केमिकल बताया, बायोलॉजिकल बताया। तो IPM या IDM में हम क्या करते हैं कि कम से कम केमिकल को यूज़ करना है, जुडिशियस यूज़ करना है केमिकल का, ठीक है। बाकी फिजिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। इनको पूरे को मिलाकर लिखा ना इंटीग्रेटेड, इन सभी को मिलाकर हम किसी पेस्ट या डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल याद रखिएगा, उसमें रेसिस्टेंट वैरायटी भी आप ले सकते हैं, बाकी कल्चरल फिजिकल मेथड भी है वो भी अपना सकते हैं। तो उसको ना टर्म दे दिएगा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या पेस्ट मैनेजमेंट। इसके बारे में आप लोगों को और डिटेल से बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि रेसिस्टेंट वैरायटी क्या क्या मैकेनिज्म होता है उसका, कैसे वो इनहिबिट करती है किसी पैथोजन की ग्रोथ को। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, और पुराने वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।